Hi guys, this is KK Saini and my YouTube channel The Backbenchers. Welcome you. Today we are discussing about chapter 4 of class 10th geography. The chapter name agriculture. I have discussed about chapter agriculture chapter part 1 and 2. Today we are discussing about part 3. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पार्ट में एग्रीकल्चर में जो अभी कुछ बचा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करेंगे और गो थ्रो करेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत सबसे अधिक फलों व सब्जियों का उत्पादन करता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि फलों और सब्जियों का उत्पादन भारत सबसे पहले करता है। हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में काफ़ी फसलों के बारे में भी बात कर चुके हैं, खरीफ, रबी और जायद की फसलों के। तो जो फल और सब्जियां होती हैं वो कौन सी सीजन में आती हैं? न तो खरीफ में, रबी में, ये आती हैं जायद की फसल होती है। स्पेशली ये जायद की ऋतु को इनको बोया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ना उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन करता है ब्राज़ील, जो कि एक दक्षिणी अमेरिकी साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो वो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? गन्ने का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी व सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। जो तिलहन फसलें हैं, इनके एग्जाम्पल कई बार आपसे डायरेक्टली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भारत में पाई जाने वाली किसके, स्पेशली जिनके बाद 9th या 10th की एग्ज़ाम होती है, 10th 11th की एग्ज़ाम होती है, तो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है सीबीएसई बोर्ड की, तो उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं आपके सामने। आपकी जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है या फाइनल एग्ज़ाम में, तो पूछ लेंगे आपको कोई 5 तिलहन फसलों के नाम बताइए जो भारत में प्रमुख रूप से बोई जाती है। तो मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, नारियल हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। नेक्स्ट देखिए, गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में अगर मूंगफली का प्रोडक्शन देखें हम एवरेज 1 ईयर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखिए, चाय का पौधा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस व जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय का जो पौधा होता है वो स्पेशली हमें मालूम है कि जो ढलवा क्षेत्र होते हैं, यानी पहाड़ों के जो ढलान होते हैं, स्पेशली भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया, आसाम जो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो वहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि जो चाय का पौधा होता है उसको विकसित होने के लिए किस क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है, कैसे माहौल की ज़रूरत रहती है? तो सबसे पहले तो उपोष्ण कटिबंध जलवायु होनी चाहिए। वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए? उपोष्ण कटिबंधीय। दूसरा, जो मिट्टी होती है, जो ढलानों पे मिट्टी होती है, वो क्या? ह्यूमर्स है। ह्यूमर्स से मतलब होता है कि खाद वाली या पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो सड़के गल के जो मिट्टी बनती है ब्राउन कलर की भुरभुरी, उसको ह्यूमर्स बोलते हैं। तो वो ह्यूमर्स और उसमें जीवांश युक्त होनी चाहिए, काफ़ी उपजाऊ होनी चाहिए, गहरी काली मिट्टी, ऐसी गहरी मिट्टी होनी चाहिए जो ढलानों पे वहाँ पर होनी चाहिए। और साथ ही उन ढलानों पे जो जल निकास है वह सुगम रूप से अविरल होना चाहिए, लगातार बहने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कटान हो जाए, ऊपर से सीढ़ी नुमा रूप में होनी चाहिए। और आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं, बीच में जब जो चाय के बागान दिखाते हैं तो उनको देखा होगा कि डायरेक्ट ढलान नहीं होता, बीच में सीढ़ी नुमा हमें बना के, जिससे पानी का वहाँ पर सुगम निकास हो सके, और बनाते हैं। तो इस प्रकार चाय की जो पौधा होता है उसको विकसित करने में ये चीज़ें मेन फैक्टर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना जूट। जूट को भारत में सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, यानी गोल्डन रेशा। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स ध्यान देवें कि सुनहरा रेशा निम्न में से कौन सा है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा जूट। उसमें आपको कुछ पूछ सकते हैं, जूट, रेशम, क्या, तो आपको देना आंसर जूट, क्योंकि जूट भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जूट का, वेस्ट बंगाल के बाद में भारत का, वो सॉरी बांग्लादेश के बाद में। तो अभी भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वह है पश्चिमी बंगाल। उसके अलावा बिहार, आसाम व उड़ीसा भी प्रमुख प्रोडक्शन स्टेट हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार लाने हेतु चकबंदी, सहकारिता,
जमींदारी आदि व्यवस्थाओं को समाप्त करने में प्राथमिकता दी गई। जैसे जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आई, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि में सुधार को एक टारगेट बनाया गया। दूसरी में जैसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को अपनाया गया था। तो ये बात कही गई कि स्वतंत्रता के बाद में जब कृषि में सुधार किया गया तो जो उस टाइम की तत्कालीन जो समस्याएं थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं थी चकबंदी। चकबंदी क्या होती है कि जैसे किसी बड़े परिवार में अगर उनके पास 100 बीघा ज़मीन है या 100 एकड़ ज़मीन है, तो फिर अगर उनसे जो उनके वंशागत होता है ज़मीन का बंटवारा, जैसे उनके जो भी ग्रैंड फादर होता है उससे फादर को मिली, फादर से उनके बेटे को बोली, आगे से आगे जो चकबंदी होती रहती तो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। और ऐसे ही जो जो टुकड़े होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं ज़मीन के, और उसी को प्रोसेस को चकबंदी का नाम दिया गया है, जिससे वहाँ पर ऐसे छोटे टुकड़ों में प्रोडक्शन भी कम होता है खेती का और वो काफ़ी लाभदायक होता है। तो चकबंदी को और सहकारिता जमींदारी, जो जमींदारी प्रथा थी वह है, आदि व्यवस्थाओं को समाप्त करने के प्रयास किए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम चलाए गए, काफ़ी कृषि सुधार के कार्यक्रम चलाए गए और कुछ भूमि विकास कार्यक्रम भी चलाए गए थे। जैसे उसमें फॉर एग्जांपल देखते हैं हम फसल बीमा, कि किसानों को कम दर पे ऋण देना और ऋण देने हेतु ग्रामीण बैंकों व सहकारी समितियों की स्थापना करना, या वर्तमान में जो आप देख रहे हैं केसीसी एक नाम पॉपुलर नाम यानी किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो मतलब किसानों को उनकी ज़मीनों पे, उनकी फसलों पे ऋण देना, उनकी ज़मीनों पे उनको अधिक से अधिक अच्छा पैदावार करने के लिए या कुछ और प्लांट्स वगैरह स्थापित करने के लिए जो खेती के साथ होते हैं, जैसे डेयरी फार्म वगैरह या मछली पालन हो गया, या और कुछ और भी काफ़ी साधन हैं, जैसे अपनी बागवानी हो गई। ऐसे इन कार्यों के लिए भी किसानों को सस्ती दर पे सहकारी बैंक्स और सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे वह आसानी से कम ब्याज दर पे ऋण ले सके और अपनी स्थिति को सुधार सके और आगे ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पोर्टेंट बीच में एक मूवमेंट आता है जो उस टाइम पर काफ़ी फेमस मूवमेंट हुआ करता था, उसका नाम है भूदान ग्रामदान आंदोलन। एक बार फिर से सुनिएगा, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यह आंदोलन क्या था? एक इम्पोर्टेंट है, ये आपके 2 नंबर का मार्क्स आता है और नॉट फॉर academic स्टूडेंट 9-10 CBSE स्टूडेंट, बट इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसको माना? विनोबा भावे को। उन्होंने ही भूदान ग्रामोदान आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को चलाने के प्रेरणा भी कौन थे? विनोबा भावे। इस आंदोलन को किस नाम से बोलते हैं? रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो रक्तहीन क्रांति के नाम से कौन से आंदोलन को जाना जाता है? तो वो आंदोलन होगा भूदान ग्रामदान आंदोलन। अच्छा, इसका अगर हम इसके वर्ड पे ध्यान दें तो भूदान से हमारा अभिप्राय है कि क्या होता था उस टाइम पर गांधी जी के कहने पर कि जो बड़े साहूकार हैं, जमींदार है, या विनोबा भावे जी ने मिलकर एक वहाँ पर मूवमेंट चलाया कि जो जमींदार लोग थे जिन्होंने काफ़ी किसानों की ज़मीन ये हड़प रखी थी और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे और काफ़ी ज़मीनों के वो मालिक बने थे, तो उनको काफ़ी उन्होंने प्रेरित किया कि आप लोगों में एक ट्रस्ट के रूप में अपनी ज़मीनों को बांटो, सबको बराबर का हक दो। तो काफ़ी ज़मींदारों ने क्या किया कि जो लोग जिनके पास ऐसे किसान जो दूसरों का खेत बोते थे, खुद की ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने उन लोगों को भी अपनी भूमियाँ दी और जो भूमि देना था वही क्या कहलाया? भूदान, मतलब भूमि का दान किया। तो ये तो हुआ भूदान। दूसरा था ग्रामदान। इसके अलावा भी काफ़ी कोई बड़े सेठ साहूकार थे जो काफ़ी इलाकों में उनके बड़े गांवों के ऊपर हक था उनका, बड़े बड़े गांवों के ऊपर वो मालिक बने हुए थे। तो उन्होंने भूमि के टुकड़े ही नहीं, उन्होंने बड़े बड़े गांवों को ही पूरे लोगों के अंदर बांट दिया कि इस गांव के अंदर सभी ग्रामवासियों का हक है, इस गांव पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। तो वो जो प्रथा थी उसको बोला गया ग्रामदान। तो इस आंदोलन को चलाने में विनोबा भावे जी का महत्वपूर्ण रोल था और विनोबा भावे जी आध्यात्मिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, और ये भूदान ग्रामोदान आंदोलन था, ये रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके मेन फैक्टर थे जो आपको अच्छी तरह याद रखना है। और इस लेसन के पार्ट 3 को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगर कुछ होगा तो वो आपके सामने आएगा।
और अगर अभी तक भी आप में कोई साथी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहा है वीडियो को, तो हमारी गुजारिश है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल वाले बटन को आप प्रेस कर दें, जिससे कि अगला जो वीडियो हम बना के लाएँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रख सके। और साथ में इन नोट्सों को भी आप बनाते रहिएगा, जिससे आपको मालूम नहीं पड़ेगा एक एक पेज के नोट्स कब आपकी पूरी एनसीईआरटी एक कवर हो गई और एक आपसे अलग से एक नोटबुक बन गई पूरे नोट्सों की, जो आपके एग्ज़ाम में आपको जो भी कंपटीशन होगा या फिर बच्चों का जो भी 9th-10th पढ़ रहे हैं उनके लिए एक आपके लिए गाइड बन जाएगी और वो बहुत काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।